हम में से हर इंसान हमेशा यही चाहता है कि हमारे जितने भी प्यारे करीबी लोग हैं वो स्वस्थ रहे, अच्छे से जिंदगी बिताए। लेकिन कई बार हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उन्हें जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए या फिर हाल छोड़ देना चाहिए। 11 मार्च 2026 वो दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के लिए पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया। और इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ कि पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के स्कोप में राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी शामिल है। आज के इस वीडियो में हम यूथेनेशिया को समझेंगे समझेंगे कि एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में क्या अंतर है और किस तरह से यूथेनेशिया हमारे देश में इवॉल्व हुआ। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही पेनफुल है, फिर भी हम न्यूट्रली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमें इस चीज़ की सही अंडरस्टैंडिंग हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 और क्लैट 2027 के लिए एडमिशन्स अभी चल रही है। अगर आप इनमें से कोई या फिर कोई भी और लॉ एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स डिटेल्स और हमारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर वापस आते हैं। यूथेनेशिया ये शब्द दो एंशियंट ग्रीक वर्ड से आता है। यू इसका मतलब है गुड या अच्छा, और थैंथोस यानी कि डेथ। तो यूथेनेशिया का मतलब है गुड डेथ। कई बार इसे मर्सी किलिंग या फिजिशियन असिस्टेड डेथ भी कहा जाता है। ये तब होता है जब कोई इंसान ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां अब उसके हालत में सुधार का कोई भी चांस नहीं है, यानी कुछ भी करके उसकी हालत बेहतर नहीं हो सकती। अब ये यूथेनेशिया दो तरीके का हो सकता है, एक्टिव या फिर पैसिव। एक्टिव का मतलब है कुछ एक्शन लेना जिससे कि एक इंसान की डेथ हो जाए, जैसे कोई मेडिसिन या इंजेक्शन देकर उसको एक्चुअल में मार डालना। वही पैसिव यूथेनेशिया में उस इंसान को जिंदा रखने की कोशिश को बंद कर दी जाती है, जैसे उसका वेंटिलेटर हटा देना या उसे दवाई ना देना जिससे उसकी डेथ हो जाए। अब एक्टिव यूथेनेशिया के भी तीन कैटेगरीज होते हैं। इसमें सबसे पहला है वॉलेंटरी यूथेनेशिया। ये तब होता है जब पेशेंट अपने पूरे मेंटल कैपेसिटी में बिल्कुल कॉन्शियस हालत में डिसीजन देता है कि वो अपना लाइफ खत्म करना चाहता है। दूसरा होता है नॉन वॉलेंटरी यूथेनेशिया। इस सिचुएशन में पेशेंट अपने लिए डिसाइड करने के हालत में नहीं होता, जिस वजह से कोई और उसके लिए डिसाइड करता है कि उसको जिंदा रखना है या नहीं रखना है। वही तीसरा होता है इनवॉलेंटरी यूथेनेशिया, जिसमें कोई बिना पेशेंट या उसके परिवार के कंसेंट के पेशेंट को मार डालता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया लीगल है, एक्टिव यूथेनेशिया इलीगल है। अब इंडिया में ये यूथेनेशिया लीगलाइज कैसे हुआ, इस संदर्भ में ना तीन केसेस है जो सबसे जरूरी है। सबसे पहला है अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक नर्स थी जो ब्रूटल असॉल्ट के बाद 37 इयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी और हॉस्पिटल के बेड के अलावा उसकी और कोई भी दुनिया नहीं थी। उनके लिए एक जर्नलिस्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव यूथेनेशिया के लिए पिटीशन फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने एक्टिव यूथेनेशिया को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया जा सकता है। अब भले ही उनका केस रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इस केस ने यूथेनेशिया के लिए आगे के रास्ते खोल दिए। 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सामने आया, जो यूथेनेशिया के मामले में अगला सबसे जरूरी केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ भी किया। इस केस में कोर्ट ने यूथेनेशिया के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए कहा कि जुडिशियरी का इस मामले में ज्यादा रोल नहीं होगा और एक 2 tier मेडिकल बोर्ड सिस्टम यूथेनेशिया के मामले में फास्ट और प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकती है। अब जो तीसरा
रीसेंट केस है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये इन प्रिंसिपल्स का क्लिनिकल सेटिंग में पहला एप्लीकेशन है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब पेशेंट कंप्लीटली वेजिटेटिव स्टेट में हो तब क्लिनिकल तरीके से उनको जो भी न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन दिया जाता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, और अगर वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता तब उस केस में उनको विड्रॉ कर लिया जा सकता है। और इस तरीके से पैसिव यूथेनेशिया को कोर्ट ने पहली बार हमारे देश में अलाउ किया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेदरलैंड्स वो पहला देश है जहां पैसिव और एक्टिव दोनों तरह की यूथेनेशिया अलाउड है। उसके बाद बेल्जियम में यूथेनेशिया लीगलाइज हुआ था और उसके बाद कई सारे और देशों में भी लागू हुआ। लेकिन इंडिया में ना सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया ही हो सकता है। एक्टिव यूथेनेशिया को परमिशन नहीं दी गई है। अब इस वीडियो में हम एक और जरूरी चीज को डिस्कस करेंगे, जो कि है कि इंडिया में यूथेनेशिया का प्रोटोकॉल क्या है। तो जब भी पैसिव यूथेनेशिया दिया जाता है तब उसमें दो स्टेजेस में रिव्यू किया जाता है। सबसे पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड फ्रेम किया जाता है जिसमें पेशेंट को जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं वो होते हैं और साथ में दो और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं जिनका एटलीस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तीन लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट की कंडीशन इरिवर्सिबल है या फिर वो ठीक हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट से कोई फायदा उनको मिलेगा या पूरी की पूरी ट्रीटमेंट बस उनकी जिंदगी को और खींच रही है। अब इन सब का जवाब अगर नेगेटिव है तो फिर यूथेनेशिया के लिए पेशेंट के फैमिली से परमिशन ली जा सकती है। अब अगर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का फाइनल डिसीजन ये है कि मेडिकल सपोर्ट विथड्रॉ कर लेना चाहिए तब इस रिकमेंडेशन को एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाता है जिसमें एक ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको उस डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने नॉमिनेट किया है, और दो और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का पार्ट नहीं थे, और बोर्ड को 48 आवर्स के अंदर अपना डिसीजन देना होगा। अगर दोनों ही बोर्ड का डिसीजन पॉजिटिव है तो इस डिसीजन को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेजा जाएगा। हालांकि यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का फॉर्मल अप्रूवल जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाना काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत कम स्टेट्स है जहाँ सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का पैनल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसा करना ही नहीं चाहती क्योंकि उनको लिटिगेशन का डर होता है, और इस तरीके का एक्ट हो सके ऐसा क्लिनिक भी इंडिया में बहुत कम है। लेकिन ये हरीश राणा का केस इस मामले में एक बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है। ये केस इस चीज का प्रमाण नहीं है कि फैमिली ने गिव अप कर दिया, रैदर ये बहुत ही साहस की बात है कि वो ऐसा डिसाइड कर पाए। इस वीडियो में हमने एक बहुत ही पेनफुल इशू को एड्रेस किया है। आई होप आप तक सही जानकारी पहुंची है। धन्यवाद।